मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तीन सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तो पहली अपडेट एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट सामने आया है कि क्यों मलेशिया ने एलसीए तेजस को सिलेक्ट ना करते हुए साउथ कोरिया की AP-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो भारतीय नौसेना का आने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि जो INS विशाल होगा वो अपने बैटल स्ट्राइक ग्रुप के साथ जो BMD सिस्टम है उसको भी ऑपरेट कर पाएगा। इसके अलावा वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट में हम डिस्कशन करेंगे कि रशिया का जो Su-57 फैलन और चाइना का जो J-20 है वो ताकतवर फाइटर जेट होने के बावजूद भी एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। तो इन सभी ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि अमेरिका और रशिया का है, और इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है तो आपके हथियारों की जो क्वालिटी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी आफ्टर सेल मेंटेनेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा ऊपर बात करें तो जो हथियार है वो आप एक बड़े नंबर में खरीद के ऑपरेट करनी चाहिए, तभी जो हथियार है वो एक्सपोर्ट हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान को ही देख लो, तो वो भले ही JF-70 नाम का कचरा फाइटर जेट बनाता है पर एक बड़े नंबर में उसने अपनी वायुसेना में इस फाइटर जेट को इंडक्ट किया है। इसी वजह से कई सारे देश JF-70 फाइटर जेट को एक्वायर भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा JF-70 के ऊपर एक तरह से भरोसा जताया गया है और एक बड़े नंबर में उसको इंडक्ट भी किया गया है। तो पाकिस्तान को तो छोड़ो, साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो साउथ कोरिया का AP-50 फाइटर जेट सिलेक्ट होने के बाद रशिया के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिक किया गया है कि क्यों उन्होंने साउथ कोरिया के AP-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया, ना कि एलसीए तेजस को। तो आप देखोगे तो जो साउथ कोरिया का AP-50 फाइटर जेट है उसने पहली उड़ान 2003 में भरी थी और साउथ कोरिया ने 2005 में ही अपनी एयरफोर्स में AP-50 को सिलेक्ट कर लिया गया था। और तेजस के बारे में बात करें तो तेजस ने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और भारतीय वायुसेना ने 2016 में एलसीए तेजस को इंडक्ट किया था। लंबे अरसे के बाद एलसीए तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। शामिल होने के बाद भी एलसीए तेजस के ऑर्डर तो मिले पर एलसीए तेजस उतने बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना में भी इंडक्ट नहीं हुआ। तो इस चीज़ से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है कि जो अन्य देश है वह यह सोचते हैं कि एलसीए तेजस को भारत ने बनाया तो सही, पर इतने लंबे इस टाइम के बाद इंडक्ट किया तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसकी वजह से इतने साल लगा दिए, भले ही गड़बड़ी हो ना हो। इसके अलावा बात करें तो जब तक आप अपने फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में या कोई भी हथियार हो उसको एक बड़े नंबर में अपनी सेना में भर्ती नहीं करवाओगे तब कोई अन्य देश भी उस हथियार को खरीदने के बारे में सोचेगा नहीं। तो आप देखोगे कि रशिया के केस में भी ऐसा ही हुआ। तो रशिया के Su-57 फैलन को रशिया ने ही एक बड़े नंबर में इंडक्ट नहीं किया है। इसकी वजह से Su-57 फैलन को एक्सपोर्ट ऑर्डर भी नहीं मिल रहे, जो कि अन्य देश यह सोच रहे हैं कि रशिया ही Su-57 फाइटर जेट को खरीद नहीं रहा तो हम क्यों खरीदे। ओवरऑल बात करें तो भारत अपने हथियारों के ऊपर विश्वास नहीं जताता और एक बड़े नंबर में जब तक अपनी वायुसेना में तेजस को इंडक्ट नहीं करता तब तक एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में सोचना भी बड़ी भूल होगी। इसके अलावा जो रशिया और अमेरिका अपने हथियारों को बेचते हैं वो तो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से बेच देते हैं, पर जो अन्य देश अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करते हैं वो एक बड़े नंबर में अपने फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में इंडक्ट भी करते हैं। तो साउथ कोरिया के केस में भी आप देख लोगे कि साउथ कोरिया ने AP-50 को एक बड़े नंबर में अपनी वायुसेना में इंडक्ट भी किया है। मलेशिया की उस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों मलेशिया ने AP-50 को सिलेक्ट किया, ना कि एलसीए तेजस को। तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साउथ कोरिया की जो AP-50 की रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है। रिलायबिलिटी के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करें तो एलसीए तेजस कम रिलायबल फाइटर जेट नहीं है। तो अब तक एलसीए तेजस का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पर मलेशिया के द्वारा यह चीज़ जज की गई कि जो AP-50 है वो 2005 से सर्विस दे रहा है और एलसीए तेजस 2016 से ही सिर्फ सर्विस दे रहा है। इसकी वजह से साउथ कोरिया की AP-50 को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 2001 में ही उसकी पहली टेस्ट फ्लाइट करवा दी थी, पर 2016 में जाके एलसीए तेजस को इंडक्ट किया। तरह से बात करें तो भारत कोई भी हथियार को पूरी तरह से टेस्टिंग करने के बाद ही अपनी वायुसेना या नौसेना या थल सेना में इंडक्ट करता है, पर यही चीज़ एक्सपोर्ट मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। के अलावा बात करें तो भारत कोई हथियार को डेवलप भी कर लेता है
तो एक लंबे टाइम के बाद उस हथियार के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो एक तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में यह लगता है कि भारत को अपने हथियार के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो हम क्यों विश्वास करें। तो भारत कोई भी हथियार को डेवलप करे तो जल्द से जल्द उस हथियार के ऑर्डर भी भारत को दे देने चाहिए और एक बड़े नंबर में भारत को इंडक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारत की ज़रूरत भी अभी फिलहाल बहुत ही बड़ी है। भारत ने वही सेम टू सेम गलती LCH प्रचंड के साथ भी करी है। तो LCH प्रचंड कब से बन के तैयार था, पर भारत एक बड़े नंबर में इस अटैक हेलीकॉप्टर को खरीद ही नहीं रहा था। तो जब तक भारत अपने हथियारों के ऊपर ही विश्वास नहीं जताएगा तब तक कोई अन्य देश भारत के पास से हथियार नहीं खरीदेगा। भारतीय वायुसेना में 2016 से ही LCH तेजस इंडक्ट हो गया था, पर अभी फिलहाल भारत LCH तेजस की एक बड़ी प्लेट को ऑपरेट नहीं कर रहा है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो भारत ने एक बड़े नंबर में LCH तेजस को इंडक्ट भी नहीं किया है, जिससे जो सामने वाली कंट्री हथियार खरीदना चाहती है उसके मन में यही सवाल रहेगा कि जो कंट्री हथियार बनाती है उसकी नीड भी ज़्यादा है, फिर भी वह इस फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में खरीद नहीं रही है, तो हम क्यों इस फाइटर जेट को खरीदे। क्योंकि इस फाइटर जेट के ऊपर उस मेकर कंट्री का ही ट्रस्ट नहीं है, तो हम क्यों ट्रस्ट करें। ओवरऑल बात करें तो भारत कोई भी हथियार को डेवलप करता है तो जल्द से जल्द उसको अपनी सेनाओं में इंस्टॉल कर दें। इसके अलावा भारत जो ऑर्डर देने में लंबा टाइम लगाता है उसको कम से कम करे, जिसकी वजह से एक बड़े नंबर में हथियार अपनी सेनाओं में इंडक्ट भी हो जाए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो रशिया का Su-57 फैलन और चाइना का जो J-20 फाइटर जेट है वो स्पेसिफिकेशन के मामले में आप देखोगे तो एक ताकतवर फाइटर जेट दिखाई देंगे, और यह दोनों ही फाइटर जेट एक हैवी कैटेगरी के एक 5th जनरेशन फाइटर जेट माने जाते हैं। पर कई वेस्टर्न मीडिया और कई एक्सपर्ट हैं वो इन दोनों ही फाइटर जेट को एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन दोनों ही फाइटर जेट के इंजन के बारे में बात करें तो इन दोनों ही फाइटर जेट में पुराने जेट इंजन लगे हैं। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी, यानी कि विदाउट आफ्टर बर्नर सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करना। पर यह दोनों ही फाइटर जेट सुपर क्रूज नहीं कर सकते हैं। तो जो Su-57 फैलन है उसके लिए रशिया इजराइलिया 30 इंजन डेवलप कर रहा है और चाइना J-20 के लिए भी एक पावरफुल इंजन डेवलप कर रहा है। तो जब तक नए इंजन इंस्टॉल नहीं होते हैं तब तक उनके पास सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी। अलावा इन दोनों ही फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट नाम बनने के पीछे उनके स्टेल्थ कैरेक्टर को भी माना जाता है, क्योंकि यह दोनों ही फाइटर जेट का जो स्टेल्थ कैरेक्टर है वो F-22 रैप्टर और F-35 से कम है, यानी कि इन फाइटर जेट को पहले ही रडार के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो रशिया के द्वारा Su-57 फैलन में जो मेन फोकस है उसके मनूवर करने की क्षमता के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा J-20 के साथ भी सेम टू सेम है। तो बड़ी वजह से जो वेस्टर्न मीडिया और कई बड़े डिफेंस एक्सपर्ट Su-57 फैलन और चाइना के J-20 को एक प्रॉपर 5th जनरेशन ना मानते हुए 4.5 से थोड़ा सा एडवांस तरीन फाइटर जेट मानते हैं। वीडियो की तीसरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना तीसरा एयरक्राफ्ट अक्वायर करने वाली है, जो कि INS विशाल होगा। तो जो INS विशाल होगा वो अपने एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ही कोई भी स्ट्राइक को करेगा। तो उस कैरियर स्ट्राइक में यह अपडेट सामने आ रही है कि उसमें BMD एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाए। तो BMD एयर डिफेंस सिस्टम पूरे भारत को बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 3000 किलोमीटर होगी, जो कि किसी भी परमाणु मिसाइल को बड़ी आसानी से रोक देगा। तो पहले इस सिस्टम को सिर्फ लैंड के लिए ही डेवलप किया जा रहा था, पर अभी फिलहाल भारतीय नौसेना का यह प्लान है कि इस BMD सिस्टम को जो INS विशाल का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होगा उसमें भी इंस्टॉल किया जाएगा। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।